कई सदियों तक पूरब ने पश्चिम के लिए एक सम्मोहक आकर्षण रखा। यह आकर्षण केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी हिस्सा था। यह मोह मसालों, रेशम और विदेशी सामानों के समृद्ध ताने बाने में गहराई से निहित था, जो भारतीय उपमहाद्वीप से आते थे। इन वस्तुओं ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम भी किया। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता और जीवंत संस्कृति के साथ लंबे समय से वैश्विक व्यापार का केंद्र रहा है। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और व्यापारिक परंपराओं ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। इसके मसाले, विशेष रूप से अमादय, अत्यधिक मांग में थे, भोजन में स्वाद जोड़ते थे और मूल्यवान वस्तुओं के रूप में काम करते थे। इन मसालों ने न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाया, बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी इनकी मांग थी। इन खजानों के आकर्षण ने यूरोपीय राष्ट्रों, विशेष रूप से पुर्तगाल में पूर्व के लिए सीधे व्यापार मार्ग स्थापित करने की इच्छा जगाई। यह इच्छा केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक खोजों की भी प्रेरणा थी। यह महत्वाकांक्षा धन और प्रभाव की इच्छा से प्रेरित थी, जिसने उन्हें नए समुद्री मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित किया। इन मार्गों की खोज ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि वैश्विक संपर्कों को भी मजबूत किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की तलाश विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। इस खोज ने न केवल व्यापारिक संबंधों को बदला, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। मसाला व्यापार ने प्राचीन दुनिया को आकार देने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले केवल पाक कला के अतिरिक्त नहीं थे, उनका अपार मूल्य था। यूरोप में उनकी कमी भोजन को संरक्षित करने और स्वाद बढ़ाने की उनकी क्षमता के साथ उन्हें अत्यधिक मांग में बना दिया। सदियों से ये कीमती वस्तुएं भूमि और समुद्री मार्गों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करती थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से सिल्क रोड के रूप में जाना जाता है। इस प्राचीन व्यापार मार्ग ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। हालांकि यह मार्ग चुनौतियों से भरा था, जिसमें भौगोलिक बाधाएं, राजनीतिक अस्थिरता और बिचौलियों की भागीदारी शामिल थी, जिन्होंने कीमतों को बढ़ा दिया। सिल्क रोड की बाधाओं से मुक्त होने और भारत के साथ सीधे व्यापार स्थापित करने की इच्छा ने यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं को फ्यूल्ड। इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित पुर्तगाल इस समुद्री अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। जहाज निर्माण और नेविगेशन में प्रगति के साथ मिलकर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे इस प्रयास में सबसे आगे खड़ा कर दिया। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अन्वेषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समुद्री ज्ञान के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जिसमें मानचित्रकार, खगोलविद और जहाज निर्माता एक साथ आए। इस सामूहिक प्रयास से समुद्री प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिससे पुर्तगाली खोजकर्ता अज्ञात जल में आगे बढ़ सके। वास्को डी गामा से मिलिए, एक पुर्तगाली खोजकर्ता जो इतिहास में अपना नाम अंकित करेंगे। 1457 में उन्होंने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने के लिए पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम द्वारा कमीशन किए गए एक साहसी अभियान पर एम्बार्क्ड। दा गामा की यात्रा केवल अन्वेषण की यात्रा नहीं थी, यह आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं से प्रेरित एक रणनीतिक मिशन था। दा गामा के अभियान में 4 जहाज शामिल थे, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक भंडारण कैरेक। ये जहाज नवीनतम नौवहन उपकरणों से लैस थे, जिनमें एस्ट्रोलैब और क्वाड्रेंट शामिल हैं, जो अटलांटिक महासागर के विशाल विस्तार को नेविगेट करने के लिए आवश्यक हैं। आगे की यात्रा अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन द गामा का दृढ़ संकल्प अटूट रहा। खंड 5, यात्रा शुरू। अज्ञात में प्रस्थान। जुलाई 1457 में दा गामा का बेड़ा लिस्बन, पुर्तगाल से रवाना हुआ, एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हुए।
विशाल अटलांटिक महासागर में रवाना हुआ। यह यात्रा न केवल लंबी थी बल्कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण भी थी। उनकी यात्रा के शुरुआती चरण ने उन्हें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ले जाया, जहां उन्होंने कई अज्ञात क्षेत्रों का सामना किया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें ऊंची लहरें और खतरनाक समुद्री धाराएं शामिल थीं, जिसमें विश्वासघाती धाराएं, अप्रत्याशित मौसम और तूफानी हवाएं शामिल थीं, जो उनकी यात्रा को और कठिन बना देती थीं। और अज्ञात क्षेत्र में उद्यम करने का मनोवैज्ञानिक तनाव शामिल है। नाविकों को अपने परिवारों से दूर रहना पड़ा, क्योंकि जो उनके लिए एक और मानसिक चुनौती थी। उनकी यात्रा झटकों के बिना नहीं थी। कई बार जहाजों को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ा। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी ने चालक दल को त्रस्त कर दिया, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। यह बीमारी उनके लिए एक बड़ा संकट बन गई थी। फिर भी दा गामा ने भारत के तटों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर दबाया। उन्होंने अपने दल को प्रेरित किया और उन्हें हिम्मत दी। उनका दृढ़ संकल्प अंततः उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास ले जाएगा, जहां उन्होंने केप ऑफ गुड होप को पार किया, जो उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह उनके साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। खंड 6, अफ्रीकी इंटरल्यूड। एक नया मार्ग सामने आता है। यह खंड हमें उस ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाता है जिसने समुद्री मार्गों को हमेशा के लिए बदल दिया। केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए, जो अपने तूफानी समुद्रों के लिए कुख्यात था, दा गामा का बेड़ा हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह वह क्षण था जब यूरोपीय जहाजों ने पहली बार इस विशाल महासागर में प्रवेश किया। उन्होंने मोजाम्बिक और मोम्बासा सहित विभिन्न पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाहों में लैंडफॉल बनाया। इन बंदरगाहों पर उनकी उपस्थिति ने स्थानीय व्यापारियों के साथ नए संबंध स्थापित किए। इन मुलाकातों ने उन्हें क्षेत्र के व्यापार नेटवर्क और अरब व्यापारियों की उपस्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। यह जानकारी उनके आगे के अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। आज के केन्या के एक तटीय शहर मालिंदी में उनके प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दा गामा का सामना कांजी मालम नामक एक कुशल गुजराती नाविक से हुआ। मालम की विशेषज्ञता ने उनकी यात्रा को और भी सुरक्षित और सफल बना दिया। स्थानीय ज्ञान के महत्व को पहचानते हुए दा गामा ने मालम के मार्गदर्शन को शामिल किया। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ। दा गामा ने मालम के मार्गदर्शन को शामिल किया। यह रणनीतिक गठबंधन हिंद महासागर के विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने में सहायक साबित हुआ। यह गठबंधन न केवल उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाता है, बल्कि उन्हें नए व्यापार मार्गों की खोज में भी मदद करता है। इस प्रकार एक नया मार्ग सामने आता है, जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। समुद्र में महीनों के बाद दा गामा का बेड़ा अंततः मई 1428 में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक हलचल भरा बंदरगाह शहर कालीकट के तट पर पहुंच गया। इसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने यूरोप से भारत तक पहला सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया। कालीकट के स्थानीय जमोरिन हिंदू शासक ने दा गामा के आगमन पर जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण के साथ मुलाकात की। हालांकि जमोरिन दा गामा के व्यापार और गठबंधन के वादों से आसानी से नहीं हटे। राजनयिक संबंध स्थापित करने में सांस्कृतिक अंतर और भाषाई बाधाओं ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं। खंड 8, क्षितिज से परे, दा गामा की यात्रा की विरासत। जबकि कालीकट में दा गामा की प्रारंभिक मुठभेड़ कूटनीतिक चुनौतियों से चिह्नित थी, उनकी यात्रा के दूरगामी परिणाम थे। इसने एशिया में यूरोपीय प्रभाव के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे हिंद महासागर व्यापार में पुर्तगाली प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित करने के यूरोप के लिए गंभीर आर्थिक निहितार्थ थे। इसने यूरोपीय शक्तियों को
अरब और विनीशियन व्यापारियों द्वारा नियंत्रित पारंपरिक व्यापार मार्गों को दरकिनार करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें आकर्षक मसाला व्यापार तक सीधी पहुंच मिल गई। मसाला व्यापार पर इस नए नियंत्रण का यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं और बिजली की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। खंड 9 निष्कर्ष, एक साझा इतिहास। भारत के लिए वास्को डी गामा की यात्रा विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। जबकि उनकी यात्रा को अक्सर भारत की खोज के रूप में चित्रित किया जाता है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय आगमन से बहुत पहले भारत में एक समृद्ध और प्राचीन सभ्यता थी। दा गामा की यात्रा को एक खोज के रूप में देखने के बजाय इसे यूरोप और एशिया के बीच एक साझा इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में पहचानना अधिक सटीक है। यह अध्याय सहयोग और संघर्ष दोनों से चिह्नित था, जिसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया।